हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उच्च न्यायालय के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इसमें। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय को हाईकोर्ट इंग्लिश में कहते हैं। और इस उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि राज्य के स्तर पर जो न्यायपालिका होती है, तो राज्य के स्तर पर जो न्यायपालिका होगी, सबसे ऊंचा स्थान या सबसे शीर्ष स्थान किसका होता है? उच्च न्यायालय का होता है। तो जो शीर्ष न्यायालय होता है राज्य में, उसी को हम उच्च न्यायालय कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था होती है, तो राज्य के न्यायिक व्यवस्था में भी उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थान पर आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इस पर बात करते हैं कि हमारे भारत में उच्च न्यायालय की शुरुआत कहाँ से होती है, या उच्च न्यायालय की स्थापना हमारे भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी। तो देखिए, इसमें हमारे भारत में सबसे पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना या इसका गठन 1862 में की गई थी। ये वर्ष आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए हमारे भारत में सबसे पहली बार उच्च न्यायालय को स्थापित कब किया जाता है। तो ये 1862 की बात है, 1862 की बात है। फिर कहाँ पर हुआ था स्थापित पहली बार? 1862 में लोग हमारा ये उच्च न्यायालय। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इंडिया में सबसे पहली बार 1862 में कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है, तो पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता है। कलकत्ता में इस हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया जाता है 1862 में। फिर इसके बाद में दूसरा हाई कोर्ट कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है? तो आपको याद रखना होगा, बॉम्बे। ठीक है, दूसरा उच्च न्यायालय या सेकंड हाई कोर्ट इंडिया में कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है? तो आपको याद रखना होगा, बॉम्बे में या बम्बई में स्थापित किया गया था। और फिर तीसरा हाई कोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना होगा, मद्रास या चेन्नई। तो ये तीन हाई कोर्ट 1862 में ही स्टैब्लिश किए जाते हैं या स्थापित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखते हैं कि हमारे भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। तो चौथा उच्च न्यायालय हमारे भारत में 1866 की बात है, 1862 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। या यूं कहें कि चौथा हाईकोर्ट कौन सा था हमारे भारत में? इलाहाबाद हाईकोर्ट था। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चौथा हाईकोर्ट कौन सा था जो हमारे भारत में स्थापित किया जाता है, तो इलाहाबाद में चौथा हाईकोर्ट स्थापित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आगे चलकर हम देखते हैं कि फिर अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाने लगी या हाईकोर्ट की स्थापना की जाने लगी। ठीक है, इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि वर्ष 1950 की बात है। तो वर्ष 1950 में 1950 के बाद हमारे भारत में जो प्रांतीय उच्च न्यायालय थे, तो प्रांतीय उच्च न्यायालयों को ही उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया था। जबकि 1950 से पहले, बिफोर 1950, इन हाई कोर्ट्स को क्या कहा जाता था? प्रोविंशियल हाई कोर्ट, या इन्हें प्रांतीय उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। और 1950 में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब इन प्रांतीय उच्च न्यायालयों को उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाएगा और इन्हें उच्च न्यायालय नाम दे दिया गया है। तब से हम इन्हें उच्च न्यायालय कहते आ रहे हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इनका संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ पर है। तो आपको याद रखना होगा कि हाईकोर्ट का प्रावधान संविधान के भाग 6 में किया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक इसका प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 214, 214 और अनुच्छेद 124, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं कि जो आर्टिकल अनुच्छेद 124, तो आर्टिकल 124, इसमें किसका प्रोविजन होता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान होता है। और फिर इसके जस्ट थोड़ा सा हम अपोजिट अगर कर दें, तो अपोजिट कैसे कर देते हैं? जैसे 2 को हमने आगे लिख दिया और 1 को पीछे लिख दिया, 4 को वैसे के वैसे हमने रहने दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 214। तो 214 में किसका प्रावधान हो गया? तो इसमें ये हो जाता हाई कोर्ट। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, यह प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है
कि राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और फिर एक प्रावधान यह भी है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय होगा। तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 231 या अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है या होगा। तो यह प्रावधान कहां पर किया गया है? तो अनुच्छेद 231 में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद में अगला देखिए इसमें कि हमारे भारत में 1956 की बात है, 1956 में तो 7वां संविधान संशोधन हुआ था। आ रहा समझ में? तो याद रखेंगे आप लोग, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसमें हमारी भारत सरकार को अधिकार दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? तो इंडिया में प्रेजेंट में 25 हाईकोर्ट होते हैं, 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में हमारे भारत में, जिसमें से 4 संयुक्त उच्च न्यायालय हैं राज्यों के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर न्यायालय की अधिकारिता में देखें तो संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया है। याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाई कोर्ट होते हैं हमारे, तो इन हाई कोर्ट में अगर कुछ सुधार करना हो, संशोधन करना है, तो यह शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति हमारी संसद को दी गई है। दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना एक हाई कोर्ट है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका खुद का अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना उच्च न्यायालय है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे देखिए इसमें, तो अगला जाता है कि उच्च न्यायालयों का गठन कैसे होता है। तो इंडिया में जो हाईकोर्ट होते हैं इनका गठन किस प्रकार से होता है? तो देखिए इसमें अनुच्छेद 216 में आर्टिकल 216 में इसमें प्रावधान किया गया है कि जो उच्च न्यायालय होते हैं इसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। इनसे मिलकर उच्च राज्यों के उच्च न्यायालय का गठन होगा और समय समय पर हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो यह प्रावधान भी किसमें किया गया है? तो यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में किया गया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 224 अनुच्छेद 224। इसमें यह प्रावधान है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों या जो कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। यह अनुच्छेद 224 आर्टिकल 224 में यह प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अब आगे देखिए कि हमारे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या मतलब टोटल हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। और ये जो 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, तो 25वां उच्च न्यायालय या 25th या 25वां उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है हैदराबाद में। ये आपको ध्यान रखना होगा, 25वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। कब? तो ये 1 जनवरी 2019 की बात है, तो याद रखेंगे आप। और 1 जनवरी 2019 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होता था, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें अगला जाता है कि हमारे भारत में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय होते हैं। तो ये कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं? तो देखिए इसमें, तो पहला इसमें आ जाता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय होता है तो ये किन किन राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो देखिए इसमें पहली बात तो ये कि इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, तो इसका मुख्यालय गुवाहाटी ही है। असम राज्य है और असम राज्य में आता है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में इसकी मुख्य पीठ है, ये आपको ध्यान रखना होगा, मतलब इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी हाईकोर्ट का। फिर इसके अलावा और कहाँ कहाँ पर इसकी बेंच है?
तो इसकी खंडपीठ कोहिमा में है। कोहिमा किसकी राजधानी है? तो आपको ध्यान रखना होगा ये नागालैंड की राजधानी होती है। और आइजोल किसकी राजधानी है? तो आपको ध्यान रखना होगा आइजोल होती है मिजोरम की राजधानी। इसके बाद फिर ईटानगर किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये जो 4 राजधानियां हैं, इन राजधानियों में या इन शहरों में गुवाहाटी हाईकोर्ट का यहाँ पर बेंच होती है या इसकी खंडपीठ यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये कितने राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय हो गया? तो आपको ध्यान रखना 4 राज्यों का, असम और इसके बाद नागालैंड, इसके बाद फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय है यह गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला जाता है मिजोरम। तो मिजोरम, नागालैंड और इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद असम, ये चारों ही राज्यों का हाईकोर्ट होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद फिर अगला जाता है पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का हाईकोर्ट एक ही है और इनका हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का, इन तीनों का संयुक्त हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, मतलब चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से ये 3 राजधानी है और ये तीनों का हाईकोर्ट एक ही लगता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है जम्मू और कश्मीर। इनका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जम्मू और श्रीनगर में है। और इसके बाद फिर जम्मू और कश्मीर, अब यह वर्तमान में क्या हो गया है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। और लद्दाख का भी हाईकोर्ट यहीं पर है। कहाँ पर? जम्मू और श्रीनगर में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख पहले 2019 से पहले यह जम्मू और कश्मीर में ही आता था, लेकिन लद्दाख अब वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है बम्बई हाईकोर्ट। और जो बॉम्बे हाईकोर्ट होता है तो ये महाराष्ट्र की राजधानी बॉम्बे है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बॉम्बे में। और यह बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना होगा औरंगाबाद। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक शहर है, ऐसे फिर नागपुर महाराष्ट्र का शहर है और गोवा की राजधानी पणजी है। तो ये 3 शहरों में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच है या इसकी खंडपीठ है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बॉम्बे हाईकोर्ट होता है यह कौन कौन से राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का हाईकोर्ट होता है। तो पहला नाम आता है इसमें महाराष्ट्र का, दूसरा आता है गोवा का और इसके बाद फिर तीसरा आ जाता है दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये इनको मिलाकर अब एक कर दिया गया है। तो इनका हाईकोर्ट भी कहाँ पर लगता है? बॉम्बे लगता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कलकत्ता हाईकोर्ट। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ये किन किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट है? तो देखिए इसमें, तो इसकी जो मुख्य पीठ होती है, मतलब हेडक्वार्टर होता है, तो ये तो कहाँ पर है? ये कलकत्ता में है। ठीक है, तो यह किस किस राज्य का हाईकोर्ट है? तो आपको ध्यान रखना होगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का हाईकोर्ट है। इसके बाद फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसका हाईकोर्ट भी कलकत्ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें अगला हाईकोर्ट आ जाता है केरल हाईकोर्ट। तो केरल का हाईकोर्ट कहाँ है? आपको याद रखना होगा एर्नाकुलम, कोच्चि। ठीक है, तो केरल का हाईकोर्ट कहाँ पर लगता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कोच्चि। तो कोच्चि क्या है? तो कोच्चि एक शहर है, एक बंदरगाह है। ये क्या है? एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है। किस राज्य में है यह? तो यह केरल राज्य में आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यह कोच्चि किस जिले में आता है? तो एर्नाकुलम एक जिला है केरल में। तो केरल के एर्नाकुलम जिले में आता है कोच्चि और कोच्चि केरल का बंदरगाह है और यहाँ पर केरल का हाईकोर्ट स्थित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर
यह हाई कोर्ट किस किस का है, तो आपको ध्यान रखना होगा केरल का हाई कोर्ट तो केरल है ही, आपको पता है। फिर इसके बाद में लक्षद्वीप जो कि केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है या लक्षद्वीप समूह या केंद्र शासित प्रदेश है। इसका हाई कोर्ट भी कहाँ लगता है, तो कोच्चि या एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जिला है और इस जिले के अंतर्गत आता है कोच्चि, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मद्रास हाई कोर्ट या चेन्नई इसको हम कहते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद यह तमिलनाडु का और पांडिचेरी का या पुदुचेरी का संयुक्त रूप से हाई कोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी का या पुदुचेरी का हाई कोर्ट कौन सा लगता है, तो आपको ध्यान रखना होगा यह मद्रास हाई कोर्ट इसका होता है पुदुचेरी का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रमुख हाई कोर्ट जो संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो केरल का हाई कोर्ट है इसको एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि केरल मतलब लक्षद्वीप समूह का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कोच्चि एर्नाकुलम। इसके बाद अब देखिए कि जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो जो राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217 के तहत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति नियुक्त तो करते हैं परंतु खुद अपनी इच्छा से इन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते, ये किसकी सलाह पर, किसकी सिफारिश पर, किसके परामर्श से नियुक्त करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ लोगों के नाम, तो पहला नाम आ जाता है इसमें मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसमें सलाह देते हैं। इसके बाद और कौन होंगे, तो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा वह सलाह देगा। इसके बाद फिर जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति के मामले में हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। आ रहा समझ में। तो जितने भी न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, इन सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो उस राज्य के राज्यपाल से और उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश, उससे सलाह ली जाती है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनसे सलाह हमारे राष्ट्रपति लेते हैं, तब जाकर हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इनकी योग्यताएं क्या होगी। तो इनकी कुछ योग्यताएं होती हैं, तो देखिए अनुच्छेद 217 के खंड 2 में इनकी योग्यताओं का प्रावधान किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो इसके लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की गई है, कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो देखिए इसमें पहली योग्यता यह होती है कि वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात। दूसरी योग्यता होती है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो उसने। इसके बाद फिर कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो 10 वर्षों तक। तो इन परिस्थितियों में उसे हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अब इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो इनको शपथ कौन दिलाएंगे। तो देखिए इसमें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत हमारे राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें हमारे राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर एक संविधान संशोधन किया जाता है 16वां। तो 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी प्रकार की शपथ लेता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं। आ रहा समझ में। तो ये संशोधन किया जाता है 16वां संविधान संशोधन, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ लेते हैं वही शपथ ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी लेंगे, ये इसमें प्रावधान कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर
ये शपथ किस प्रकार की लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ में मूल संविधान में भारत की प्रभुता, अखंडता को बनाए रखने के लिए बारे में ये शपथ लेते हैं, या भारत की संप्रभुता या भारत की प्रभुता को बनाए रखेंगे, भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे। ये इस समय इसमें जोड़ा जाता है, किसमें? 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में। और इसकी शपथ ये लोग लेते हैं, मतलब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वे अपने शपथ में ये लेते हैं, क्या बोलते हैं कि भारत की प्रभुता को, भारत की अखंडता को बनाए रखेंगे। ये इसमें जोड़ा जाता है और ये शपथ लेते हैं इसकी अखंडता की और संप्रभुता को बनाए रखने की। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो शेष शपथ होती है, तो बाकी जो शेष शपथ होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनकी शपथ होती है, अलग तो कुछ होती नहीं है। इसके बाद फिर जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में यह प्रावधान किया गया है कि हाईकोर्ट में जो भी न्यायाधीश होगा और जब से ये अपना पद धारण करेगा, तो जिस तिथि से यह पद धारण करता है, मतलब जब शपथ लेता है, तो उस दिन से लेकर 62 वर्ष की आयु तक ये अपना पद धारण करेगा। और अगर इससे पहले हाईकोर्ट का न्यायाधीश यदि त्यागपत्र देना चाहता है, तो इससे पहले भी हाईकोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कौन किसको इस्तीफा देता है, कौन किसको अपना त्यागपत्र देता है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगर हाईकोर्ट का न्यायाधीश चाहे कि मैं तो 62 ईयर से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहता हूं, तो दे सकता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का निर्धारण कौन करेगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण हमारे मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसमें राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला है कि पद की रिक्ति, मतलब इनका पद खाली कैसे होता है, किन परिस्थितियों में इनका पद खाली हो जाता है। तो देखिए इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं निम्न कारणों से इनका पद खाली हो जाता है। तो पहला तो ये कि जब 62 वर्ष की उम्र इनकी पूरी हो जाए, मतलब 62 ईयर इनके पूरे हो जाए, पहला। दूसरा क्या है कि जब ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं, तो इस परिस्थिति में भी इनका पद खाली हो जाता है। इसके बाद फिर अगला है कि किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य न्यायालय में कर दिया जाए, तो इस परिस्थिति में भी ये न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है, न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। इसके बाद फिर अगला होता है कि यदि इन पर सिद्ध कदाचार और असमर्थता का आरोप पाया जाता है। ठीक है, तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता का मतलब क्या होता है? तो कदाचार मतलब होता है बुरे व्यवहार। ठीक है, कदाचार का मतलब क्या हो जाएगा? तो कदाचार का मतलब होता है बुरा व्यवहार। अब बुरा व्यवहार कैसे? तो ये जैसे भ्रष्टाचार में पाए जाए, शराब में संलिप्त पाए जाए, या फिर और जो अन्य अनैतिक कार्य होते हैं उसमें पाए जाएं, और या फिर असमर्थ हो कार्य करने में। ठीक है, तो कार्य करने में असमर्थ हो या फिर इन पर गलत व्यवहार सिद्ध हो जाए, तो इन परिस्थितियों में इनको हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। और जब एक सदन पास करेगा तो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में भी चर्चा होगी, और दूसरा सदन भी यदि पारित कर देता है तो इन्हें अपना इस्तीफा देना होगा। आ रहा समझ में? तो इन्हें भी विशेष बहुमत के आधार पर ही हटाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनको भी हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है, तो उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, 2/3 बहुमत से, या उसी को हम कहते हैं विशेष बहुमत। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि इनके वेतन और भत्ते कितने होते हैं। तो वेतन और भत्ते के बारे में देखिए इसमें कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में इनके वेतन, भत्ते और छुट्टी और पेंशन, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और इनके पेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 221। तो अनुच्छेद 221 में यह प्रावधान किया गया है। आ रहा समझ में? अब इसके बाद में कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन कितना होता है, इनकी सैलरी कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा 2.5 लाख रुपए या 2,50,000 रुपए प्रति माह इनका वेतन होता है। इसके बाद फिर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं तो अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, तो 2,25,000। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2,80,000 है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख है, मतलब 2,50,000 है। और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन 2,25,000 होता है। हारा समझ में? 2.25 लाख रुपए इनकी सैलरी होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में अगला देखिए कि जब हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसमें हम देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल में हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सैलरी या इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। बाकी सामान्य परिस्थितियों में इनके वेतन में, इनके भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके भी वेतन में कटौती कब की जा सकती है, जब हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उस परिस्थिति में ही ऐसा हो सकता है। तो जब तक वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं होगी तब तक इनके वेतन में, इनके भत्तों में कोई कटौती नहीं होगी। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ वित्तीय आपातकाल में ही इनके वेतन भत्तों में कटौती होगी। बाकी सामान्य परिस्थितियों में कभी भी इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जब ये रिटायर होते हैं हाई कोर्ट के जज, तो जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर के बाद में जो इनका लास्ट मंथ होता है, अंतिम महीना होता है, तो अंतिम महीने में जितनी सैलरी थी, अंतिम महीने में जितना वेतन था, उसकी आधी सैलरी, उसका आधा वेतन इनको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पेंशन के रूप में इन्हें प्राप्त होगा। तो इन्हें पेंशन कितनी मिलेगी, तो जब इनका रिटायरमेंट का अंतिम महीना रहता है उस महीने में जितनी सैलरी थी उसका आधा पेंशन इनको मिलता रहता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अब न्यायाधीशों का स्थानांतरण, तो ये किस अनुच्छेद में इनका प्रावधान है, तो आर्टिकल 222 अनुच्छेद 222 में इनके ट्रांसफर या इनके स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह कर उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भी इन न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर सकता है, इनका स्थानांतरण कर सकता है। तो ये भी शक्ति या यह भी अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति किससे विचार विमर्श करेंगे, ये CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि न्यायाधीशों से संबंधित हमारे राष्ट्रपति किस किस से परामर्श करेंगे। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, तो इनसे परामर्श करते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद फिर दूसरा हो जाता है कि जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है वहां के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद फिर न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जा रहा है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से हमारे राष्ट्रपति सलाह लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर आज का हमारा सेशन समाप्त हो जाता है। इस हाई कोर्ट का जो बचा हुआ पार्ट है या इसका जो बचा हुआ टॉपिक है ये हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।